नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी क्राइम सीन पर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम का मुख्य रूप से काम होता है कोई भी प्रूफ या फॉरेंसिक प्रूफ लेना, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है फिंगरप्रिंट्स, यानी कि जो भी क्राइम सीन है वहां पर किस किस के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। उसके बाद जो भी लोग अवेलेबल होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते हैं। पिक्चरों में दिखाते हैं, सेंट्रल डेटाबेस होता है क्रिमिनल्स का, अगर उससे कोई मैच करता है तो पता लग जाता है क्रिमिनल कौन है। सो ये हमने पिक्चरों में बहुत देखा है। हाल ही में भारत ने अपना नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करेगा, इसको इनॉग्रेट किया है, विच इज कॉल्ड एज नफीस। नफीस इसको कहा जा रहा है, मतलब ये एक्रोनिम है ऑफ कोर्स इसका। नाउ अगर फिंगरप्रिंटिंग की बात करें क्राइम को फाइट करने के लिए या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो ये भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये लगभग 150 साल पुराना एक सिस्टम है जो कि बंगाल में शुरू हुआ था। आज के सेशन में इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नफीस को एट द 2-day नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज NSS कॉन्फ्रेंस, जो कि दिल्ली में हुई। नाउ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, नफीस को डेवलप किया गया है बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, और ये मदद करेगा, मतलब एक ऑटोमेटेड डेटाबेस होगा जहां पर सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, तो ये मदद करेगा किसी भी क्राइम को जल्दी से सॉल्व करने में, है ना, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डेटाबेस। नाउ यहां पर मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसी डिजीज पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए नफीस का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए क्या है नफीस, समझते हैं इसके बारे में। सो नफीस को डेवलप किया गया, जैसा कि मैंने बताया, NCRB के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, एट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो CFPB, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस की तरह काम करेगा क्राइम के लिए और क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स के लिए, क्राइम और क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट के लिए। ठीक है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होने वाला है जो ऑनलाइन अवेलेबल होगी, वेब बेस्ड होगी, जो काम करेगी एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की तरह, मतलब एक स्टोर हाउस की तरह, केंद्रीय स्टोर हाउस की तरह, जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होगी, जो कि कंसोलिडेट करेगी फिंगरप्रिंट डेटा को सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से। तो इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर कहीं पर किसी क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो अगर वो कोई पुराना हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल है तो इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट ऑफ NCRB ने 2020 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया था कि नफीस विल एनेबल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे देश में, उनको डेटा को अपलोड करने में, जो फिंगरप्रिंट डेटा है उसको अपलोड करने में, ट्रेस करने के लिए, ट्रेस करना है तो उसके लिए भी, और डेटा को रिट्रीव करना है, इन सभी चीजों में ये मददगार साबित होगा इन रियल टाइम ऑन 24/7 बेसिस। मतलब रियल टाइम में अपलोड किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है डेटा बाय दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई और क्या भारत में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और बंगाल में शुरुआत हुई तो कैसे शुरुआत हुई थी, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Live 10 टेलीग्राम चैनल पर भी, जहां पर आपको मेरी सभी क्लासेस की डिटेल्स, अपडेट्स और PDFs मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स आप रिक्वेस्ट करेंगे तो PDFs आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी फॉर माई स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। डोंट फॉरगेट दिस कोड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े, क्योंकि अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव मेंटोरशिप, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 22 तारीख से लेकर 26 अगस्त के बीच में अनअकैडमी आपको UPSC CSA के सब्सक्रिप्शंस पर 20% तक का डिस्काउंट दे रहा है। When you use my code ND Live 10, आपको ये कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, you will get 20% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। Now why 26 is important, I'll tell you that also. चलिए, how does it work?
ये काम कैसे करता है, ये जो सिस्टम है इसका काम करने का तरीका कैसे है, या हमने कहा ऑटोमेटेड होगा तो कैसे काम करेगा, कोई ना कोई तरीका होगा। तरीका ये है कि नफीस क्या करेगा, ये एक यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर NFN एलोकेट करेगा हर व्यक्ति को जो अरेस्ट होगा किसी क्राइम के लिए। मतलब कोई भी व्यक्ति जब किसी क्राइम के लिए अरेस्ट होगा तो उसको एक NFN नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर जो कि 10 डिजिट का नंबर होगा वो एलोकेट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। अभी जो यूनिक आईडी होगी ना, ये उस व्यक्ति के साथ उसकी लाइफ टाइम तक रहेगी। मतलब एक बार ये डेटा बेस में चली गई तो ये उस व्यक्ति के साथ लाइफ टाइम तक जुड़ी हुई आईडी होगी। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिए आज किसी ने क्राइम किया, उसका डेटा हमारे पास आ गया, उसको ये NFN दे दिया गया, यूनिक आइडेंटिटी उसको दे दी गई है। नाउ लेट्स से वो व्यक्ति रिलीज हो जाता है, उसके बाद 10 साल बाद वो फिर से क्राइम करता है और उसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी है और हमें फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो विल गेट टू नो हु दैट पर्सन इज। ठीक है, नाउ जब भी अब एंड द डिफरेंट क्राइम रजिस्टर्ड अंडर डिफरेंट FIRs, अब कोई एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एक ही क्राइम कर रहा है, क्रिमिनल्स क्या होते हैं बहुत सारे मल्टीपल क्राइम्स करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति जिसका NFN इशू किया जा चुका है या उसको एक असाइन किया जा चुका है, अगर वो कितने भी क्राइम्स कर रहा है और उसके अगेंस्ट जो भी FIRs दर्ज हो रही हैं वो सभी इस डेटाबेस में इकट्ठी होती रहेंगी, तो पता लगता रहेगा उस व्यक्ति के पूरे रिकॉर्ड एक तरह से हमारे पास सेंट्रल डेटाबेस में आता रहेगा। ठीक है, इट विल बी लिंक टू द सेम NFN, उसी नंबर से वो लिंक होता रहेगा। नाउ 2020 की जो रिपोर्ट है NCRB की, उसमें कहा गया है कि आईडी के पहले 2 डिजिट, इट इज अ 10 डिजिट आईडी, 10 डिजिट आईडी होगी। ठीक, इसमें से 2 डिजिट जो होंगे ना आईडी के, 8 छोड़ दीजिए, वो 2 डिजिट आइडेंटिफाई करेंगे वो किस स्टेट का क्रिमिनल है, स्टेट कोड आइडेंटिफाई करेगा जिससे पर्सन को अरेस्ट किया गया है फॉर द क्राइम रजिस्टर्ड। इसके बाद एक सीक्वेंस नंबर उसको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नाउ क्योंकि ऑटोमेटेड होगा तो बाय ऑटोमेटिंग द कलेक्शन, ऑटोमेट होता रहेगा कलेक्शन, स्टोर होता रहेगा, फिंगरप्रिंट्स मैचिंग होती रहेंगी अलॉन्ग विद डिजिटाइजिंग। अभी क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत बार, पिक्चरों में देखा होगा, रियलिटी तो मैं नहीं बोलूंगी, पिक्चरों में आपने देखा है कई बार आग लग जाती है पुलिस स्टेशंस में तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है ना, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में होते हैं। डिजिटाइज किया जाएगा रिकॉर्ड्स को, डिजिटाइज रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब ऐसा नहीं किसी ने क्राइम किया तो उसका रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, डिजिटाइज करके उसको स्टोर किया जाएगा, सेव किया जाएगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट डेटा या उसका जो भी रिकॉर्ड है जो NFN से जुड़ा हुआ है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड मच नीडेड यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एवरी अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, नाउ यहां पर नफीस में तो स्टोर होगा ही, साथ में इसको इंक्लूड किया जाएगा CCTNS में भी, विच इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिन दोनों का एक तरह से जो बैक एंड है उससे डेटाबेस कनेक्टेड होगा, तो दोनों जगह पर ये स्टोर होगा, तो सेफ्टी भी होगी, मतलब हमें रिट्रीव करने में इसको आसानी होगी, तो 2 जगह पे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। क्या ये पहली बार है कि इस तरह का ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हमारे देश में अटेम्प्ट किया जा रहा है? क्या पहली बार ऐसा किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल पुलिस कमीशन इन 1986 रेकमेंड किया था, नेशनल पुलिस कमीशन ने 1986 में कि सेंट्रल के रिकमेंडेशन पर एक्चुअली सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने पहली बार इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जहां पे बिगेन टू ऑटोमेट द फिंगरप्रिंट डेटा। ऑटोमेट करने की शुरुआत 1986 में हो गई थी देश में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन 1986 में ही। नाउ इट वाज डन, कैसे किया गया? जो भी मैनुअल रिकॉर्ड थे, एग्जिस्टिंग मैनुअल रिकॉर्ड्स थे थानों में, जो भी थाने होते हैं उनमें या पुलिस चौकियों में, जहां पर भी उनको डिजिटाइज किया गया, पहले डिजिटल फॉर्मेट में डाला गया थ्रू इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AFI 1992 में। रिकमेंडेशन आया 1986 में और ये किया गया AFI के द्वारा 1992 में। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको कहा गया फैक्ट्स, फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम 1.2। उसके बाद से 1992 के बाद से ये जो फैक्ट्स है, ये जो डेटाबेस एक तरह से तैयार किया गया है, इसको अपग्रेड करते रहना पड़ा, अपग्रेड होता रहा। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन था फैक्ट्स 5.0, ये जिसको अपग्रेड किया गया था 2007 में, अब ये इसको माना गया बाय NCRB की ये आउटडेट हो चुका था, इसकी जो मतलब शेल्फ लाइफ थी वो खत्म हो गई है,
2018 की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, तो इट वॉज नेसेसरी टू हैव नफीस, इसको रिप्लेस किया जाएगा। नाउ फैक्ट्स विल बी रिप्लेस बाय नफीस, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स का फैक्ट्स 5.0 को रिप्लेस किया जाएगा नफीस के द्वारा, ठीक है, जहां पर फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन होती थी, अब यहां पर एक NFN भी जनरेट होगा और सारे क्राइम्स को कनेक्ट भी किया जाएगा, जो भी FIRs होंगी उसका डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा नफीस में। यहां पर से फिंगरप्रिंट्स थी। नाउ लेट्स सी कि इंडिया ने कब से फिंगरप्रिंटिंग पर रिलाय करना शुरू किया है क्राइम फाइटिंग टूल। तो कब से हमने एक्चुअली, अब हमने ये तो देख लिया 1986 में रिकमेंडेशन आया, 1992 में डेटाबेस तैयार होना शुरू हुआ फिंगरप्रिंट्स का, जिसको फैक्ट्स कहा गया, उसको रिप्लेस किया जाएगा नफीस के द्वारा। लेकिन एक्चुअली शुरुआत कब हुई? तो जो सिस्टम है फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन का, ये पहली बार कॉलोनियल इंडिया में, मतलब ब्रिटिश राज के समय पर ही इमर्ज हुआ, जहां से इसको टेस्ट किया गया भारत में, उसके बाद ये यूरोप में स्प्रेड किया गया और यूरोप के बाद ये बाकी जगहों में। तो हम ये कह सकते हैं पहली बार ये कहां से शुरू हुआ? ब्रिटिश इंडिया में। पहली बार इट वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, प्रशासनिक कार्य के लिए, रादर देन क्रिमिनल पर्पसेस। तो फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल हमेशा से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नहीं किया जाता था, ठीक है, इसको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। नफीस इज बेसिकली फॉर क्रिमिनल्स, है ना, लेकिन अब हम फिंगरप्रिंटिंग को आधार में भी देखते हैं, बायोमेट्रिक्स रजिस्टर होते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट्स भी जाते हैं हमारे। अब तो बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्रिटिश टाइम पर अगर हम क्राइम रिलेटिंग या क्राइम फाइटिंग टूल की बात करें तो उसकी शुरुआत जो हुई है भारत में वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हुई थी, बाद में क्रिमिनल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो विलियम हर्शल नाम के व्यक्ति थे जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। इन्होंने लेट मिडिल 1800 से 150 साल पुराना शुरुआत की फिंगरप्रिंटिंग की, क्या क्या करने के लिए? रिड्यूस फ्रॉड एंड फ्रॉजरीज, जो भी फ्रॉड है फ्रॉजरीज हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द करेक्ट पर्सन वाज रिसीविंग गवर्नमेंट पेंशन, सही व्यक्ति को गवर्नमेंट पेंशन मिल रही है। जैसे अभी हम आधार देखते हैं ना, आधार है हमारे जो पासपोर्ट होता है, हम बायोमेट्रिक्स जाते हैं, इस तरह से सही बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? दे आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का अलग होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल शुरू किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे। साइनिंग लैंड ट्रांसफर डीड्स, इसके साथ साथ मॉर्गेज बॉन्ड्स के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद अगर फिंगरप्रिंटिंग की अगर यूसेज की बात करें या ग्रोथ की बात करें तो वो चली जाती है 19th सेंचुरी के टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स का जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने कैसे भारत में क्राइम को समझा, कह सकते हैं, जहां पर वो क्या करते थे, वो पूरे के पूरे सोशल ग्रुप को क्रिमिनल, जो भी रेशली डिस्टिंक्ट होता था, मतलब रेशली जो अलग होता था उसको क्रिमिनल घोषित करते थे, क्रिमिनल ट्राइब्स, पूरी की पूरी कम्युनिटीज को, सोशल ग्रुप्स को, एंड दे वर डीम्ड टू बी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ब्रिटिश काल में ऐसा होता था, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हुआ शुरू। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से शुरू हुआ था बेसिकली क्राइम में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बड़ा मुश्किल होता था इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना फ्रॉम दी ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोई भी है, लेकिन आपने क्या है, पूरे के पूरे ग्रुप को क्रिमिनल घोषित कर दिया, आइडेंटिफाई कैसे करो, जो कि ब्रिटिशर्स को थोड़ा मुश्किल लगा, इतनी जो हमारी डाइवर्सिटी हमारे देश में उसको देखते हुए। तो ब्रिटिशर्स ने उस समय स्टार्ट किया एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री एक साइंस है जो कि डिफाइन करती है फिजिकल मेजर्स ऑफ अ पर्सन, साइज, फॉर्म एंड फंक्शनल कैपेबिलिटीज, मतलब उसका चेस्ट कितना है, उसका बैक से क्या स्ट्रक्चर होगा, मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट, ये सारे मेजरमेंट्स लेकर इससे शुरुआत की गई, लेकिन धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय सिस्टम ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन इंडिया। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता था फिंगरप्रिंट्स को, फिर ये क्रिमिनल में आने से पहले, इसका क्रिमिनल यूज होने से पहले ब्रिटिश एरा में ही एक नया सिस्टम यूज किया जाता था, एंथ्रोपोमेट्री। बिकॉज जैसे पूरा ग्रुप आइडेंटिफाई कर दिया ना एज क्रिमिनल्स, तो उसको ऑर्डिनरी क्रिमिनल से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, विच वॉज सीन टू बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि ऑफकोर्स बॉडी मेजरमेंट, हाइट या किसी की फिजिकल जो बॉडी है वो काफी हद तक हो सकता है, दे कैन बी टू पीपल हु हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल ब्रिटिश के द्वारा किया गया, बिकॉज दिस वॉज अ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड
जहां पे ये पता था कि दो लोगों के आइडेंटिकल सेट्स ऑफ पैटर्न्स नहीं हो सकते इन द फिंगरप्रिंट्स. दैट इज वेयर इन इंडिया क्रिमिनल पर्पस के लिए फिंगरप्रिंटिंग को शुरू किया गया. आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो. अगर इस सेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो नफीस आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा क्रिएट किया गया, पूछा जा सकता है, या इसको कहाँ से शुरू किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, साइंस एंड टेक में भी आ सकता है. नया तरह का सिस्टम है, कैसे काम करता है वो पूछ सकते हैं. गवर्नेंस पॉलिटी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज एक नया तरह का सिस्टम जनरेट किया जाता है. ठीक है. नाउ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. 26 अगस्त तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक कोई भी, 26 अगस्त तक, जब तक आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तब तक आपको फिजिकल नोट्स आपके प्लस और आइकॉनिक दोनों तरह के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे. ओनली टिल 26 अगस्त. 26 अगस्त के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको केवल आइकॉनिक या आइकॉनिक कॉम्बो पर ही फिजिकल नोट्स अवेलेबल होंगे. अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 टू एंश्योर दैट यू गेट फिजिकल नोट्स. बैचेस हमारे 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं. प्री कम मेंस बैचेस होंगे ये. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है. लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं आप. अनअकैडमी प्रयास शुरू हो चुका है. मॉक टेस्ट सीरीज 22 से 25 अगस्त के बीच में चल रहा है. ये 9 से 5 बजे. ऑफलाइन सेंटर्स हमारे हैं दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में, जहां पे ये टेस्ट सीरीज चल रही है. CSE अश्योर, जहां अनअकैडमी आपको 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 1 साल का एक्सटेंशन देता है अगर आपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है तो. ऑप्शनल कार्निवल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है जहां पे ऑप्शनल कोर्सेज लाइव है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा. अभी जाकर एनरोल कीजिए. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट माय कोड NDLive10. अभी जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए सो दैट यू कैन अवेल योर फिजिकल नोट्स ऑल्सो ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर आप प्लस लेना चाह रहे हैं 20% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही. ठीक है. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.